जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भाविक शिक्षक मंच में। आज जो है आप लोगों के लिए मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 6 लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले की सारी वीडियोस देख ली होगी। चैप्टर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिए होंगे कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाए थे 1 to 4 तक के, तो वो आप लोगों ने देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसमें जो है आपको राजा वगैरह के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से यज्ञ वगैरह कराते थे वो आपको पढ़ना है। आपको वर्ण व्यवस्था पढ़नी है इसके अंतर्गत, और जो है महाजनपद के बारे में आपको पढ़ना है, टैक्स के बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में पढ़ना है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है मगध, वज्जी, इन सब के बारे में आपको इसमें जो है अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले है हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठता हो, कुछ लोग जो है वो शासक कैसे बने, मतलब कैसे वो शासक बन गए, राजा किस प्रकार से वो बन गए। तो उन्होंने यज्ञ वगैरह करवाए, उन्होंने अनुष्ठान करवाए, और जो मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे वो सारे उन्होंने क्या करवाए, यज्ञ करवाए। कैसे यज्ञ, कौन से यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। ये माना जाता था कि जो सबसे मतलब जो सबसे शक्तिशाली राजा होता था ना, वही ये अश्वमेध यज्ञ करवाता था। इसमें क्या होता था, जैसे कि एक घोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, तो ये अपने घोड़े को छोड़ देता था राजा। राजा अपने घोड़े को यहाँ से पूरा मतलब यज्ञ वगैरह सब कुछ कराने के बाद जो है ये क्या करता था, अपने घोड़े को छोड़ देता था। अब ये घोड़ा इस वाले एरिया में गया, इस राजा के एरिया में, इस राजा ने इस घोड़े को नहीं रोका, तो ये राजा जो है ये मान लेगा, ये वाला राजा क्या मान लेगा कि इस राजा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ये छोटा ये राजा जो है इस बड़े राजा की, जिसने अश्वमेध यज्ञ जो है स्टार्ट करवाया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद मान लीजिए ये दूसरे में गया, दूसरे राज्य में, तो यहाँ का राजा जो है इसने भी इसे नहीं रोका। अब ये तीसरे में गया, यहाँ के राजा ने इस जो है घोड़े को रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया कि आप अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आप मेरे राज्य में नहीं घुस सकते। तो अब ये वाला राजा जो है वो क्या करेगा, जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से क्या करेगा, लड़ाई लड़ेगा। क्या? लड़ाई। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जो जीता उसका एरिया हो गया। इस तरीके से तो अश्वमेध यज्ञ जो है, जो शक्तिशाली राजा होते थे वही लोग करवाते, तो कोई वैसे ही नहीं, छोटे मोटे राजा नहीं करवा सकते थे ये यज्ञ। इसमें क्या होता था, इनके जो राजा होता ना उसके लिए अलग से राज सिंहासन बनता था। राज सिंहासन, सिंहासन जो है जो आपकी की खाल जो होती है ना, उसका आसन टाइप का बनाया जाता था, उस पर बिठाया जाता था। और जो मतलब इसमें राजा को जो यज्ञ में आमंत्रित लोग थे, कोई भी लोग, जैसे ये व्यक्ति आया होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये जो है इस राजा के लिए क्या करेंगे, उपहार लेके आएंगे। क्या? उपहार, गिफ्ट्स लेके आएंगे राजा के लिए। इनकी जो रानियां होगी, जो पुत्र हो गए, उनको भी जो है छोटे मोटे जो यज्ञ वगैरह अनुष्ठान होते थे ना, वो सारे करने की अनुमति थी, वो करती थी। रानियां हो गई राजा की, और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हो गए उनको। और ये जो राजा है ना, इसके ऊपर पवित्र जल कौन फेंकता था? पुरोहित। पुरोहित क्या करता? पवित्र जल जो है इनके ऊपर फेंकता था। और जो होता है, आप लोगों को पता है, चमचा बोलते थे एक तरीके से, तो जो सहचर होते हैं, क्या होता है, सारथी, सहचर, वो क्या करते थे, राजा का गुणगान गाते थे, बड़े बड़े गुणगान गाते थे, इन्होंने ये जीता, ये इतने महान, ये उतने महान, लाइक इस तरीके से ये लोग गुणगान गाते थे राजा। और इसमें जो है कौन कौन को जो वैश्य होते थे, जो वैश्य होते थे, वो भी जो है उपहार लेके आते थे। सामान्य लोग जो है वो क्या करते थे, उपहार लेके आते थे, किसके लिए? राजा के लिए। और आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, शुद्र जो है कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। जो शुद्र थे उनकी दशा मतलब बिगड़नी ही शुरू हो गई थी एक तरीके से, आगे चल के तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो शूद्रों को जो है कई अनुष्ठानों में जो है नहीं शामिल नहीं किया जाता था। आप लोगों को समझ आ गया अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, और ये कौन कराता था? जो बड़े राजा होते थे वही जो है ये अश्वमेध यज्ञ करवा पाते थे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्ण। आप लोगों ने वर्ण सुना ही होगा, सबने ही सुना होगा वर्ण। जैसे कि हम आज मानते हैं ना, ये ऊंची जाति, वो नीची जाति, इस तरीके से जो होते हैं, ये क्या, ये वर्ण से ही तो आए हैं। वर्ण में हालांकि ये चीज नहीं थी, बाद में ये चीज जो है इंक्लूड हो गई। जो हमारा उत्तर वैदिक काल था ना, उसमें ये चीजें आ गई थी। वर्ण व्यवस्था जो
बेटे का, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही जो है क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण रहेगा, वो ये चीज आ गई थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन वही वैदिक काल में जो है ना आपका, जब ऋग्वेद का काल था, उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो काम के आधार पे थी, वो जन्म के आधार पे नहीं हुआ करती, जन्म के आधार पे बाद में आई थी, उसने बिगाड़ दिया सब कुछ। कौन वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? ब्राह्मण। कौन कौन से वर्ण है आपके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है वो क्या करेंगे? ऋग्वेद को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। कौन करेंगे? ब्राह्मण। ठीक है। और पूजा पाठ वगैरह करने का कार्य किसका है? ब्राह्मण का। क्षत्रियों का कार्य क्या बताया गया? रक्षा करना, लोगों की रक्षा करने का कार्य क्षत्रियों का था। कोई भारी आक्रमण होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या है? रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य जो है वो व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, वो सारे आ जाएंगे हमारे व्यापार में। मैंने यहाँ इमेजेस लगाई, देखिए व्यापार कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, ये व्यापारी हो गए, ये आपके पशुपालक हो गए, ये आपके कृषक हो गए, ये सारे के सारे वैश्य में आ जाएंगे। शूद्र, शूद्र का काम इन लोगों ने पता है क्या बताया? जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, उनकी सेवा करना जो है शूद्रों का काम, ये बताया गया। हालांकि वो सही नहीं था, बट इसमें जो बताया गया मैं वो आपको बता रही हूँ। इन शूद्र जो है वो क्या करते थे? वो नहीं कर सकते थे, वो वेदों को ना पढ़ सकते थे, ना सुन सकते थे, कुछ नहीं। और स्त्रियां जो है वो तो शूद्रों के बराबर ही मानी जाती थी। स्त्रियों का हाल भी बहुत बुरा था, शूद्रों का हाल भी बहुत बुरा था। दोनों का ही हाल जो है इक्वल ही था एक तरीके से, शूद्र का और जो स्त्रियां थी वो। ना तुम वेद पढ़ोगे, ना तुम्हें कोई मतलब तुम्हें ज्ञान लेने ही नहीं दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें थी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाद में तो और ज्यादा कुछ ऐसी चीजें भी होने लगी। कुछ लोगों को पता है क्या? अछूत मानने लग गए। जो शव वगैरह जलाते थे उनको अछूत मानने लग गए कि ये शवों को जलाते हैं, ये शवों को दफनाते हैं, ये अछूत है, ये अपवित्र है, ये पवित्र नहीं है ये लोग, ये भी माना जाता था। हम पढ़ लेते एक बारी। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। आप लोगों को पता है जो हम आखिर तक खाद्य संग्राहक बोलते हैं स्टार्टिंग वाले लोगों को, तो ये जो भोजन संग्रह करते थे, जो शिकार करते थे, उनको ना इन लोगों ने अछूत मानना शुरू कर दिया। कुछ शिल्पकारों को भी इन लोगों ने अछूत मानना शुरू कर दिया। शवों को दफनाने जलाने का काम जो करते हैं वो भी अछूत हो गए। इनके संपर्क में आना अपवित्र है, मतलब इनके अगर इनकी परछाई भी पड़ गई तो वो आप अपवित्र हो गए। इस तरीके से हम लोगों का मानना है कि ये व्यक्ति जो है अपवित्र हो गया, इसकी परछाई में आ गया। इस तरीके से चीजें होती थी। नेक्स्ट हम आते हैं जनपद। जनपद में क्या है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पहले क्या होता था? जन छोटा होता था, वही अब जनपद जो है थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया आप लोगों का। तो ये क्या है? महायज्ञों करने वाले जो राजा हो गए वो वो जनपद कहलाने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? जन के बसने की जगह। क्या है? जन के बसने की जगह। जनपद बस्तियां आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? हमारी दिल्ली में मिलती है देखने को, पुराना किला, यूपी के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। जी ये क्या है? ये जनपद बस्तियां याद रखना है आपको। दिल्ली का पुराना किला, यूपी का हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा। चित्रित धूसर पात्र, ये देखिए इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र किया गया है। जैसा कि आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा है, इन बर्तनों पर क्या किया गया? चित्रकारी की गई है। क्या की गई है? चित्रकारी। लोग जो है मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे। ये कैसे रंग के? धूसर और लाल रंग के जो है होते थे। और ये जो है कई पुरास्थल से आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मतलब ये जो है एक विशेष प्रकार के बर्तन थे, विशेष प्रकार के। आप नॉर्मली बर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर डिजाइन बनाए गए हैं, चित्रकारी की गई है इसके ऊपर। और ये कौन से कलर की? चित्रित धूसर, दूसरे कलर के। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। महाजनपद। पहले था हमारा जन, उसके बाद आया जनपद, अब आ गया महाजनपद। जनपद में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना वो हो गए महाजनपद। मगध, वज्जी, क्या है ये? महाजनपद है ये हमारे। 16 महाजनपद आप लोगों को देखने को मिलते हैं टोटल। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानियां होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। बहुत सारे महाजनपद जो है, मैक्सिमम जो महाजनपद है उनकी एक ही कैपिटल होती थी। क्या होती थी? एक कैपिटल। और उनका जो है किलेबंदी, भाई सुरक्षा वगैरह किलेबंदी तो करेंगे, अपनी महानता को दिखाने के लिए भी किलेबंदी किया करेंगे। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। कौन सी? लकड़ी की, ईंटों की और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। क्या कारण रहे होंगे? अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। बिल्कुल ठीक, आक्रमण से बचने के लिए इन लोगों ने किले का निर्माण किया। ये जो किलेबंदी की इन्होंने राजधानियों के
किनारे क्यों किया? जो अन्य जो राजा थे उनके आक्रमण से बचने के लिए। सेकंड, राजा अपनी अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन, अब भाई अपना दिखावा भी तो करेंगे कि मेरे पास देखिए इतना पैसा है, मैं इतना समृद्ध हूँ, मैं इतना आपसे महान हूँ, मैं आपसे, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है किलेबंदी करूंगा, राजा कहता था। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक ये व्यक्ति है, इसने अपना एक फ्लोर का घर बनाया, ये सामने वाला व्यक्ति, ये दोनों जलते थे एक दूसरे, इसने 2 फ्लोर का घर बनाया, ये अपनी महानता दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ज्यादा पैसे थे से। अब ये व्यक्ति क्या करे, ये 3 का बना देगा, ये कंपटीशन मतलब चलता ही रहेगा। अब ये 4 का फिर ये 5 का, इस तरीके से कंपटीशन चलता रहेगा। दोनों ही जो है एक दूसरे को दिखावा दिखाएंगे कि देखिए मैं तुमसे ज्यादा समृद्ध हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे ही पहले के राजा भी किया करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। देखिए अब किलेबंदी करने के बाद जो है अंदर, जो किले के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो जो है क्या नियंत्रण, उनके ऊपर नियंत्रण रखना जो है इजी हो जाता था। अब राजा सेना रखने लगे थे। पहले राजा सेना नहीं रखते थे, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो जो स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। अब जो है स्थायी सेना होने लगी, कब? महाजनपदों के टाइम। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। पहले क्या होता था कि जो उपहार वगैरह लेके आते थे यज्ञ वगैरह में, तो उसी के अनुसार जो है वो क्या करते थे, सिपाही तो रखते नहीं थे, कुछ रखते नहीं थे ये लोग, उसी के अनुसार जो है थोड़ा बहुत पैसा वगैरह उनको अपना जो है मैनेजमेंट उस हिसाब से चलाते थे। अब जो है ना ये लोग नियमित रूप से कर भी लेने लग गए थे, आगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए अब नियमित रूप से कर लेने लग गए थे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। ऑब्वियसली अब इतने बड़े बड़े विशाल ये अपना भवन बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, सेना बड़ी रखेंगे, तो ये क्या, पैसा तो चाहिए भाई, हर चीज के लिए पैसा, संसाधन, ये सब तो चाहिए ही। संसाधन उनके लिए क्या है, कर्मचारी चाहिए, लोग चाहिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब ये लोग जो है टैक्स वसूली करने लगे। टैक्स वसूली, पहले क्या था, उपहार आए, जो लोग उपहार वगैरह गिफ्ट से लेके आए, उसी से जो है अपना ये राज्य राज्य जो है वो चलाते थे। लेकिन अब नियमित टैक्स लेंगे, अब अपने अकॉर्डिंग जो है राज्य जो है चलाएंगे ये लोग। जैसे विशाल सेना रखनी है तो मतलब उसमें खर्चा आएगा, तो टैक्स लेंगे तभी तो वो दे पाएंगे। अब ये टैक्स कौन कौन से थे आप देखिए। भाग, भाग जो है ये क्या होता था, जो उपज होती थी उसका 1/6 हिस्सा लिया जाता था। कारीगर जो होते थे उनसे जो है राजा के लिए महीने में 1 दिन काम। अब ये जो कारीगर है वो क्या है, आप ना पैसा वैसा आप टैक्स में दीजिए, आप जो है आके 1 दिन काम कर लीजिए राजा का, मतलब आप अपना पूरा 1 दिन का काम जो है उस राजा पे खर्च करेंगे। आप कहीं और जाके काम करके पैसा नहीं कमा सकते 1 दिन। 1 दिन जो है आपको सिर्फ राजा के लिए काम करना है, वो फ्री में, टैक्स के रूप में। पशुपालक, पशुपालक जो है जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देते थे। जानवरों और जो उनसे उत्पादन होते थे उनके रूप में जो है पशुपालक कर देते थे। व्यापारी, व्यापारी जो है सामान खरीदने बेचने पर भी कर दिया करते थे। अब व्यापारी ने कोई सामान खरीदा या कोई सामान बेचा तो उसके ऊपर टैक्स होता था। आखेटक खाद्य संग्रह, ये कहाँ रहते, जंगलों में रहते थे, तो जंगलों से जो प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। तो ये इजी है, आपको भाग वाला याद करना है, मेनली 1/6 हिस्सा लिया जाता था उपज का। कृषि में परिवर्तन, अब कृषि में परिवर्तन कैसे आपको देखने को मिले, यहाँ ना लोहे का यूज होने लग गया था। अब हल्के जो फाल होते थे वो क्या होते थे, लोहे के बनाए जाते थे। हल्के फाल लोहे के बनाए जाते, कठोर जमीन पे भी जो है अब फाल की तुलना में लोहे के जो जो पहले आपका क्या होता था, पहले आपके लकड़ी के फाल होते थे, कौन से, लकड़ी के फाल। अब लोहे के होने लगे तो कठोर जो जमीन है उस पे भी आराम से जो है क्या हो जाएगी, खेती हो जाएगी, फसल अच्छी से उपज जाएगा। तो एक तो ये आपका देखने को मिलता है। और आपको और कृषि में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, धान के पौधे का रोपण। जो धान होता था उसका पहले जो है रोपण नहीं होता था, वैसे छिड़काव किया जाता था, तो अब जो है रोपने लग गए थे ये लोग। तो ये 2 परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं महाजनपद। महाजनपद कौन सा, मगध। मगध आप लोगों को पता है, ऐसे गंगा जा रही है, नीचे से सोन आ रही है, कौन सी नदी,
सोन, ये गंगा है आपकी, यहाँ पे मगध। राजधानी जो है वो क्या थी, राजगिरी पाटलिपुत्र। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये बिहार वाला एरिया है, यहाँ से ऐसे गंगा नदी जा रही है, नीचे से ऐसे सोन आ रही है, ये आपका मगध है। कौन सा एरिया, मगध, जो मैंने सर्कल किया है। ये इसकी राजधानी क्या थी पहले, राजगिरी, उसके बाद पाटलिपुत्रा। राजगिरी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र जो है उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्रा की, और जो है इसका आज का नाम पटना है। राजगिरी को हम जो है गिरिब्रज भी बोलते हैं पहले के टाइम में, गिरिब्रज। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा था। आपको पता है मगध जो है ना, एक हिस्सा जो है उसका जंगलों से घिरा था। यहाँ पे हाथी बहुत थे, यहाँ पे लकड़ियां, अब जंगल है भाई, लकड़ियां तो होगी, लोएस्ट थे, मतलब पूरी तरीके से प्रचुर था ये, हर एक चीज थी इसके पास, मगध के पास, तभी तो इतना समृद्ध हो सका। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु भी बोल सकते हैं, अजातशत्रु भी बोल सकते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना, बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की। हर्यंक वंश उसी का ये बेटा है, ये कौन है, बेटा अजातशत्रु का। इसने जो है इसको मार दिया था अपने बाप को ही, इसलिए हर्यंक वंश और पितृहंता वंश भी इसे कहा जाता है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये तो भाई शादी भी करता था इस चक्कर में कि मुझे वो दूसरा एरिया चाहिए, मैं उसकी वहां के रानी से जो है शादी करूंगा, उसके बाद वो जो एरिया है मेरा दहेज में आ जाएगा। ये तो ऐसा था बिंबिसार। अजातशत्रु लड़ाई वगैरह करके जो है जीतता था। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मनंद जो घनानंद के पिता थे, वो जिसने सिकंदर को भगाया, मतलब सिकंदर उस टाइम पे आया था, उसके घनानंद के दर से जो है वो वापस चला गया था, उसी के पिता थे महापद्मनंद, जिन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया, यहां तक फैला लिया था इन्होंने। इन्होंने काफी लंबा जो है, बड़ा जो है ये फैला लिया था महापद्मनंद ने एरिया। 2300 साल पहले की बात है। मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर, मैंने आपको बताया, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। आप यहाँ देखिए, ये हमारा मैप है, मैं आपको पीछे वाले पे ही बता देती हूँ। ये मैप है, ये उत्तर पश्चिम से जो है कौन आ रहा है, सिकंदर। सिकंदर ये ऐसे ऐसे एंटर किया, यहाँ पे पोरस को हरा दिया, उसके बाद आगे आया। अब यहाँ पे था घनानंद, कौन था, घनानंद। अब ये जो है यहाँ पे व्यास नदी है, व्यास नदी। अब जो सिकंदर की सेना है ना, उसने मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हम मगध के राजा घनानंद से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो जो है अपने दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा क्रूर है। तो इसलिए जो है इसकी सिकंदर क्या था, विश्व विजय जीतना करना चाहता था ये सिकंदर, लेकिन कर नहीं पाया था, क्योंकि व्यास नदी को ही ये पार नहीं कर पाया, घनानंद से लड़ाई नहीं, विश्व विजय कहाँ से जीत पाता ये, मतलब बन पाता विश्व विजेता, तो वो ये नहीं बन पाया था। तो अब इसकी सेना ने जो है इस डर से जो है व्यास नदी को जो है पार नहीं किया। क्या किया इन्होंने, वापस, सेना ने मना कर दिया हम पार नहीं करेंगे, वापस चलिए, तो वापस जाना पड़ा, और सिकंदर की फिर बेबीलोन में जो है डेथ भी हो गई थी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, भाई हम नहीं जा रहे आगे लड़ने के लिए, हमें नहीं, हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी है, हम आगे नहीं जाएंगे। इनकी सिपाहियों ने ये बोल दिया। इनको डर था कि आगे है घनानंद, घनानंद जो है वो बहुत ज्यादा क्रूर है अपने दुश्मनों के लिए, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेवियर करेगा, बहुत ही गंदा बिहेव करेगा, दुश्मनों को वो छोड़ता नहीं है उस तरीके से। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों का बहुत बड़ा सेना है। आपको पता है यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा थे, लकड़ियां थी, मतलब हर चीज से तो प्रचुर था मगध, तो वहां वही, अब वो तो डरेंगे ही जो बाहर से आएंगे, सिकंदर की जो सेना थी वो तो डरती ही, ऑब्वियसली डरती, तो वही चीज यहाँ पे हुई थी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वज्जी, वज्जी जो है इसकी राजधानी वैशाली, ये भी आपका बिहार में ही आपको देखने को मिलता है, मगध भी आपका बिहार में ही है। कहाँ पे, बिहार, आज के बिहार में। वज्जी भी बिहार में है। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। यहाँ पे संघ वाली व्यवस्था थी। यहाँ पे मतलब एक ये राजा हो गया, ये भी 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 राजा हो गया, मतलब बहुत सारे राजा हो गए, ये सारे मिलके जो है वो क्या करते थे, डिसीजन लेते थे।
ये सारे मिलके डिसीजन लेते थे, इनमें कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते थे ये लोग आपस में, ये डिसीजन मिलके लेंगे, अपने जो है वज्जी के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। ऐसे राजा थे, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे राजा थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे, गण वाली व्यवस्था, संघ वाली व्यवस्था। इस गण और संघ से आपके पता है वो भी आते हैं, महावीर स्वामी हो गए हमारे, और क्या उन हो गए, पहले हमारे हो गए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक ही रहे हैं, मतलब जैन धर्म के जो 14 कितने थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने थे, उनमें से एक रहे, 24वें तीर्थंकर थे ये। कौन से 24वें थे, टोटल 24 रहे ना, इसके बाद जो है इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं माना जाता है जैन धर्म में। और हमारे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इनकी ये भी जो है, ये जो है ये भी संघ और गण से ही रिलेटेड थे, संघ एंड गण व्यवस्था जहाँ पे थी ना उन्हीं से रिलेटेड थे। आप लोगों को याद हो गया होगा संघ और गण वाली व्यवस्था कहाँ पे थी हमारी, वज्जी में। इसमें क्या होता था, बहुत सारे राजा होते थे, वो सारे मिलकर डिसीजन लेते थे, आपस में मिलजुल के रहा करते थे वो लोग, मतलब कोई भेदभाव वगैरह कुछ भी नहीं, सब बहुत बढ़िया था इनका, बहुत ही अच्छा। आपको ना मैं एक कहानी भी बताती हूँ, दीघ निकाय में ना आपको एक कहानी भी मिलती है, देखिए। दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ, ये क्या है दीघ निकाय, ये जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था हर्यंक वंश, कौन सा वंश, हर्यंक वंश, इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी, बिंबिसार, बिंबिसार, आपको बताया था ना मैंने पीछे मगध वाले में, बिंबिसार। इसी का बेटा था अजात शत्रु, अजात शत्रु, ये जीतना चाहता था किसको, वज्जी, वैशाली को, ये जीतना चाहता था। तो अब इसमें हम दीघनिकाय में पढ़ते हैं कि क्या था, अजात शत्रु और वज्जी संघ, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अब अजात शत्रु जो है वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है वज्जी को मैं हासिल कर लूं, उस पर आक्रमण करके उसे जीत लूं। अब इसने जो है महात्मा बुद्ध के पास जो है सलाह के लिए किसको भेजा, अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। अब बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं। वत्सकार से बुद्ध ने पूछा जो वज्जी सभाएं हैं वो नियमित रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, क्या उनमें सभी सदस्य आ रहे हैं, अगर सभाएं हो भी रही है तो उनमें सभी लोग आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो अवस्कार ने बोला कि जी हाँ ऐसा होता है, वो जो है नियमित रूप से सभाएं कर रहे हैं, सभी लोग उसमें आ भी रहे हैं। बुद्ध को जब ये पता चला तो बुद्ध ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक, वज्जीवासी जो है वो कब तक उन्नत करेंगे, जब तक वह पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। मतलब वो प्रॉपर तरीके जो है सभाएं करते रहेंगे, पूरा करेंगे अपनी सभाओं को, सभी लोग उसमें आएंगे, आपस में वो मिलजुल के रहेंगे, काम करते रहेंगे। जो वज्रवासी है वो क्या है, आपस में मिलजुल के काम करती थी, जब तक वो आपस में मिलजुल के काम करेंगे, जब तक नियमित रूप से सभाएं करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बुद्ध ने ये सब बात बोली कि अगर ये वो करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, जो बड़े हैं उनका सम्मान, अभी में हम सीखते हैं ना कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातों पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए, उसे उन्हें फॉलो करना चाहिए, हम अभी भी करते हैं, है ना। तो वैसे वज्रवासी भी क्या करते थे, तो ये उन्होंने गौतम बुद्ध ने बोला कि जब तक ये जो है बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वज्जी वैसे इतने अच्छे थे, महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करते थे, बंधक गुलाम ये सब नहीं बनाते थे वो, और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, चैत्यों का भी रख रखाव क्या करते थे, कौन, वज्जीवासी। विभिन्न मतावलियों संतों का सम्मान करते और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब ये जो है ये सब चीजें वज्जीवासी करते हैं, और जब तक ये ऐसा करते रहेंगे तब तक वज्जीवासी जो है वो क्या है, उन्नत करते रहेंगे, उन्नति पे रहेंगे, वो आगे बढ़ते ही रहेंगे। वज्जीवासी क्या रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, जब तक वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, जब तक वो चैत्य का रख रखाव करेंगे, महिलाओं को बंदी नहीं बनाएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, नियमित सभाएं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे आपस में, और जो उनकी पारंपरिक नियम है उनका पालन करते रहेंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। तब तक मतलब आप अजात शत्रु नहीं जीत सकते हैं वज्जी को, ये एक तरीके से इनका कहना था।
तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ और आपका मतलब रिवीजन करवा देती हूँ। मैं आंसर भी आपको बता ही दूंगी साथ के साथ, बट एक बार ही मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें पूजा पाठ कौन करता था? पूजा पाठ वेदों को कौन पढ़ सकता था? यज्ञ कौन कर सकता था? कौन करता था? ये कौन सा वर्ण करता था? जो है रक्षा का कार्य कौन सा वर्ण किया करता था? व्यापारी, पशुपालक, कृषक कौन से वर्ण में आते थे? शूद्रों का क्या काम था? क्या शूद्रों को जो है शूद्रों को वेद पढ़ने की इजाजत थी या नहीं? पढ़ने की अनुमति थी या नहीं थी, ये आपको बताना है। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ बताना है आप लोगों को। जो भाग जो टैक्स था, भाग टैक्स, वो उपज का कितना % था? मगध की राजधानी, मगध कैपिटल। और आप लोगों को बताना है वज्जी की भी राजधानी आप लोग बताएंगे, वज्जी कैपिटल। आप लोगों को मैं बताती हूँ, पूजा पाठ और वेद यज्ञ करने का जो था वो कौन करते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण। रक्षा करने का काम क्षत्रिय। व्यापारी, पशुपालक और कृषक जो होते थे वो कौन होते थे? वैश्य। शूद्रों का क्या काम था? इन तीनों की सेवा करना। शूद्र को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह। भाग जो टैक्स होता था वो कितना होता था? 1/6, उपज का 1/6 देना पड़ता था भाग के रूप में। मगध का कैपिटल आप लोगों को पता होगा, राजगृह और पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र बोलते थे उस टाइम पे, पाटलिपुत्र। वज्जी का कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा, वैशाली, जिसे कौन जीतना चाहता था? अजातशत्रु। दीर्घ निकाय में आपको मैंने कहानी बताई ना गौतम बुद्ध की, वो वत्सकार आया था मंत्री अजातशत्रु का, उसको फिर क्या क्या बोला गया था, सब कुछ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों का ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें इमेज नहीं लगा पाई मैं, ध्यान नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल का वीडियो जो है बिल्कुल थोड़ा भी जो है पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। और आप लोग अपने सजेशन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी लेके आ रही हूँ, और जैसे हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं उसके बाद जो है आपके 2 सेट लेके आऊंगी, यानी कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आएंगे। कितने? 2 पार्ट तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले लेके आई थी 2 पार्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4 के, वैसे ही जो है अब इसके भी मैं लेके आऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 7 में। तो धन्यवाद सोम आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।